हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश पैड, जिसमें हम करेंटली कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। इस चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कोई भी लॉ पढ़ने के बाद उसके अजम्पशन और एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आज का टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में वुड बी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सिंपल सा टॉपिक है। कोई भी लॉ पढ़े, जब आप उसके फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं ना, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, उसी में से आपको वो चीजें अजम्पशन में दिखेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंपैरिजन चार्ट अपलोड कर दूं यूट्यूब के पोस्ट में जो आते हैं थेरोटिकल, उसमें पोस्ट कर दूं, तो उसमें आपके लिए इजी होगा। बट फिर भी नहीं मेरा, तो आप तो अपना पढ़ाई कर ही रहे। आप है ना, कोई भी लॉ पढ़ने एक की पॉइंट्स उसके एक साथ लिख दीजिए। जैसे फैक्टर्स लिख लीजिए, उसके बाजू में अजम्पशन और उसके बाजू में एक्सेप्शन। सिर्फ हेड पॉइंट्स लिख दो तो आप खुद ही समझेंगे कि मेहनत बचती है। आपने एक बार फैक्टर्स अच्छे से थॉरो पढ़ लिए तो फैक्टर्स में से बेटा अजम्पशन बनते हैं, क्योंकि फैक्टर्स में हम वही चीजें बताते हैं ना कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। जो अफेक्ट करेंगे उसी को तो कांस्टेंट करना है। तो फैक्टर से आपको क्या बनेगा? अजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ा दिया है, तो मैं अजम्पशन पढ़ा रही हूँ। अजम्पशन ऑलमोस्ट जितना फैक्टर्स पढ़ा है उसमें से ही है, फिर भी हम एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप फैक्टर्स देख के आए। अगर आपने नहीं देखे तो आप फैक्टर्स वाला वीडियो देख के आए। अब हमारा आज का क्वेश्चन है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अजम्पशन, ये जो लिखा रहता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ऐसी कौन सी चीज है जो लॉ बोलता है कांस्टेंट रहना चाहिए तब भी लॉ काम करेगा? तो मतलब इसमें हेड पॉइंट्स ऐसे अजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई में: कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, state of technology unchanged, government policy should remain unchanged, future expectation remain unchanged, weather condition remain unchanged, constant scale of production, transportation remain unchanged, price of other goods remain unchanged। ये टोटल 8 है, इसमें से 6 हम फैक्टर्स में ही पढ़ चुके हैं, 2 बस थोड़े नए हैं, ठीक है? फिर भी चलिए हम एक क्विक रिकैप में इसको सबको एक बार देख लेंगे। अब लॉ बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा, बट इसके लिए वो बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी देखा था कि सपोज कोई चीज, वही सेम एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ, मैंने कोई चीज 10 रुपए में बनाई या मेरे को 10 में आई, मैंने बनाया, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के मुझे खर्चा कितना पड़ा? 10 रुपए का। मैं उसमें 3 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 13 रुपए में वो चीज बेच रही हूँ। बट मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, लेबर का खर्चा बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ गया, कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या लगते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब मेरे को जो चीज 10 में आ रही थी वो मैं 13 में बेचने को रेडी थी मार्केट में, बट अगर मुझे ही वो चीज अभी 12 की पड़ रही है तो मैं 13 में बेचूंगी क्या? मैं इतनी मेहनत करके क्या 1 रुपए कमाऊंगी क्या? नहीं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो मैं 13 रुपए पे सप्लाई ज्यादा नहीं करूंगी। तो अगर मुझे 13 पे सप्लाई करना है तो मैं मान के चलती हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट, 10 का 10 चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो लॉ बोलेगा कि 13 रुपए प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होना चाहिए। बट अगर वो 13 के पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मुझे ही कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 12 रुपए, तो मैं 13 में बेचूंगी क्या? नहीं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का असम्पशन बोलता है इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस। अगर सपोज फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे, जो भी आप वेजेस, इंटरेस्ट सब चीजें पे करते हैं, हेंस प्रोड्यूसर लॉसेस द प्रॉफिट। तो उस केस में मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में 10 रुपए की चीज मैं 13 में बेच रही हूँ, बट मान लो 10 रुपए की चीज मुझे ही 12 में आ रही है, तो मेरा प्रॉफिट पहले 3 रुपए हो रहा था, अब 1 ही रुपए हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम। तो मैं सप्लाई करूंगी क्या? नहीं। तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। सेकंड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द मेथड ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस कॉस्ट। पहले क्या होता था ना, लेबर इंसेंटिव रहता था, मतलब लेबर से काम ज्यादा होता था। आजकल मशीनों से ज्यादा काम होता है। लेबर से ज्यादा काम कराने में मतलब पहले जब लेबर से काम ज्यादा होता था तो प्रोडक्शन कम होता था, तो चीजें महंगी बिकती थी। आजकल मशीनों से काम होता है, मिनटों सेकंड्स में इतना सारा प्रोडक्शन बन के निकल जाता है। और ओवरऑल जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट हमको क्या पड़ता है? कम पड़ता है। तो इससे क्या होता है? हमारा प्रॉफिट कम लगता है, मतलब सॉरी, उससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोज मेरी फैक्ट्री में अभी लेबर काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल सी कोई मशीन लगी है, उस हिसाब से सब चीजें मेरी सप्लाई हो रही, कॉस्टिंग बढ़ रही है और सप्लाई हो रहा है। बट मान लो कि अगर मेरी
फैक्ट्री में मॉडर्नाइज मैंने मशीन लगा दी, टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, तब उस मशीन से और विद इन सेकेंड्स मेरा इतना सारा प्रोडक्शन हो जाता है, तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, ज़्यादा, भले प्राइस चेंज हो नहीं हो। तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा कि नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, बट यहाँ मैंने मशीन चेंज कर दी तो मैं सप्लाई ज़्यादा कर रही हूँ, प्राइस तो उतना ही मिल रहा है, तो लॉ काम करेगा क्या, नहीं। तो इसलिए लॉ बोलता है कि जब आप लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि आपकी मशीनें, लेबर, जितनी चीज़ें, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड रिमेन अनचेंज। ये भी मैंने आपको कल समझाया था फैक्टर्स में। गवर्नमेंट के टैक्स रेट बढ़ते हैं तो मेरा कॉस्ट बढ़ता है, मेरा प्रॉफिट कम होता है तो मैं सप्लाई कम करूंगी। गवर्नमेंट के टैक्सेस कम होते हैं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो मैं सप्लाई क्या करती हूँ, ज़्यादा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो उस हिसाब से मेरा सप्लाई कम ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स आएंगी जो हम रेगुलर क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बट क्योंकि ये क्रैश बैच है, हमारे पास टाइम भी कम है, तो चीज़ें कुछ कुछ होंगे वर्ड्स जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बस आप ऐसा है कि आप भी होप सो आप इस लेवल पे हैं, इस टाइम पे हैं, तो आपको चीज़ें पता होगी, और नहीं भी पता तो लर्न कर लीजिएगा अभी, ठीक है। जैसे कि फर्क होता है टैक्सेशन एंड सब्सिडीज में। टैक्सेशन मतलब जब गवर्नमेंट जो हमको टैक्स लगा रही है, सब्सिडी मतलब जैसे हमारे घर में जो सिलेंडर आता है, आप पहले पे कर देते हो, उसमें से कुछ अमाउंट फिर आपको वापस मिलता है, उसको बोला जाता है सब्सिडी। इंक्रीज इन द टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगी कम। सेम फैक्टर्स वाला ही कंसेप्ट है, आप प्लीज फैक्टर्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। हैंस टू अप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई, तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करना है कि प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है बट गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी बढ़ रही है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं सप्लाई ज़्यादा कर पाऊंगी क्या, नहीं। मैंने आपको 3 अजम्पशंस पढ़ाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अनचेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन अनचेंज। फोर्थ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिमेन अनचेंज। कल ही बताया था, जैसे 10 रुपए में मुझे चीज पड़ रही है, 13 में मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो वैसे तो मुझे 13 में सप्लाई करना चाहिए, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये प्राइस 15 जाएगा, तो आज मैं 13 रुपए में सप्लाई ज्यादा करूंगी क्या, नहीं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे। If prices are expected to rise in future, the producer may withhold stock। अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में और ज्यादा भी बिकेगा तो आज हम स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मार्केट पैरेलेंस है कि हमको एज अ सेलर हम स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, जब हमको प्राइस मिलता है वो तब देते हैं, या अगर हमको पता चलता है कि और प्राइस बढ़ने वाला है तो हम उसको होल्ड करके रखते हैं। जैसे आजकल गोल्ड एंड सिल्वर में ये सब बहुत चल रहा है। इफ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन सेम, अगर अभी प्राइस कम हुआ है, 13 ही मिल रहा है या 12 रुपए मिल रहा है, बट ऐसी मार्केट में रूमर्स है या ऐसी टिप है कि फ्यूचर में इसके 10 रुपए भी नहीं मिलने वाले, तो आज मैं 12 रुपए में सप्लाई कर दूंगी, तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा कि नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई पता है जब प्राइस बढ़ेगा तभी करना, बट यहाँ तो प्राइस कम हो रहा है तो भी मैं सप्लाई ज्यादा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, तो ये वाला पॉइंट अनचेंज रहना चाहिए कि मुझे कोई फ्यूचर ऐसे स्पेकुलेशन नहीं रहना चाहिए कि प्राइस बढ़ रहा है और कम हो रहा है। नॉर्मल में प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, ठीक है। वेदर कंडीशन रिमेन अनचेंज, कल समझाया था फैक्टर्स में। फार्मर्स चाहकर भी क्लाइमेटिक कंडीशन पे सप्लाई डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बारिश एंड धूप अच्छे से पड़ेगी तब जाके क्रॉप्स उगेंगे और मार्केट में सप्लाई होंगे। अगर वेदर कंडीशन अनचेंज रहेगी तभी तो मार्केट में नॉर्मल रेट में सप्लाई हो पाएगा ना, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं पड़ी तो रेट बढ़ भी रहा है तो मैं सप्लाई ज़्यादा कर पाऊंगी क्या एज अ फार्मर, नहीं। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गेट लार्जली अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। जैसे फेवरेबल कंडीशन रहा तो इंक्रीज सप्लाई होता है, बट बारिश ही नहीं पड़ी, होता है ना बहुत बार फसल खराब हो गई, बारिश ही नहीं पड़ी तो सप्लाई, पर अरे आपको गेहूं डबल रेट में बिक रही है, 40 रुपए किलो के बदला 80 रुपए किलो बिक रही है, फटाफट सप्लाई करो, बट मैं सप्लाई कर ही कैसे पाऊंगी, बारिश ही नहीं पड़ी है तो गेहूं की फसल ही नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब सपोज मैं एक महीने में 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करती हूँ तो वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि आप मशीनरी चेंज करते हो तो शायद 1 लाख के बदले आप 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इट इज अज्यूम दैट स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिमेन अनचेंज, क्योंकि क्या होता है जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा पे भी हम मार्केट में निकाल लेते हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है, 2 चीजें, या तो प्रॉफिट बढ़ा के कम क्वांटिटी बेचो या तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बेचो। जैसे होलसेलर बेचता है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, हम ओसीएम में 11th में पढ़ते हैं।
होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, 2, 5, 10 रुपए होगा, बट वो इतना बल्क में क्वांटिटी एक साथ बेच देता है कि उसका प्रॉफिट कवर हो जाता है। बट रिटेलर के साथ देखिए, रिटेलर को क्या होता है, वो क्वांटिटी दिन में 1, 2, 10, 20 बेचेगा, तो उसमें क्या करता है, वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही रखता है, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट कवर करना होता है। तो अगर आपको वॉल्यूम पे काम करना है तो हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा करके भी बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, बट लॉ काम करने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखना है। बहुत सारे अजम्पशन हमको ऐसे लगते हैं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली थोड़ी ऐसा होता है, बिल्कुल, इसलिए तो फिर एक्सेप्शंस आते हैं, क्रिटिसिज्म टू द लॉ आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी क्वांटिटी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि बहुत बार अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करें तो आप थोड़े कम प्रॉफिट पे भी ज्यादा सप्लाई निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन रिमेन अनचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री में रेडी है, उसके बाद उसको गोडाउन तक ले जाना, गोडाउन से मार्केट में सप्लाई करना, इन सब में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। तो मान के चलते हैं कि ये चीज़ें क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सेव द टाइम एंड कॉस्ट, जितना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा उतना आपका टाइम सेव होता है और पैसा भी। दिस इन टर्न लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है तो पैसा बचता है, टाइम भी बचता है, आप क्या करोगे, ज़्यादा सप्लाई। सिमिलरली अगर आप कोई गांव दराज में आपकी फैक्ट्री है, वहाँ के रोड ही खराब है, कोई आतेच नहीं, ट्रक वाला, टाटा एस वाला, ऑटो वाला, लोडिंग ही नहीं होती आपके माल की, आप मार्केट तक के लेके कैसे, और आते भी तो इतना ज़्यादा पैसा लेते कि रोड खराब है, हमारी गाड़ी खराब होगी, वो पैसा ज़्यादा लेंगे, तो आपको कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, तो आप सप्लाई नहीं कर पाते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होना ज़रूरी है और सेम पे कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी है। लास्ट, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन चेंज, ये भी पढ़ाया था कल, टी कॉफी वाला एग्जाम्पल। सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, नहीं तो सप्लाई क्या होगा, चेंज, क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का रेट कंपैरेटिवली कम रहेगा, तो कॉफी की सप्लाई क्या होगा, ज्यादा, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ द प्राइसेस ऑफ अदर प्रोडक्ट इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर में ट्रांसफर द रिसोर्सेज। लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा होता है, मार्केट में जैसे मुझे लग रहा है कि अभी मैं चाय बेच रही हूँ, ठीक है, चाय के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो गए, मार्केट अभी गर्मी आ गई है, सपोज लोग चाय कम पी रहे हैं, वैसे टी लवर होते तो वो तो 12 महीने ही चाय पियेंगे, बट फिर भी चलिए मान के चलिए गर्मी ज़्यादा आ रही है, ऐसे तो चाय अच्छी बिकती है, बट अभी क्या हो गया, चाय के प्राइसेस कम हो गए, सेल ही कम हो गया, क्यों, क्योंकि गर्मी में लोग चाय नहीं पी रहे, लोग पी रहे कोल्ड ड्रिंक या नींबू शरबत, एक नींबू शरबत का ग्लास में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। तो जब मुझे दिखेगा ना कि टी की प्राइसेस कम हो गई और उसका सेल भी कम हो गया है, बट नींबू शरबत बेचने में ज़्यादा कमाई, तो एज अ स्मार्ट सप्लायर या स्मार्ट सेलर मैं क्या करूँगी, टी का बिजनेस छोड़ के किसका बिजनेस चालू कर दूंगी, नींबू शरबत का बिजनेस चालू कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे ऐसे इमेजिन करने मत लग जाना मैं टीचिंग वीचिंग छोड़ के चाय और नींबू शरबत बेचूं, बस आपको पढ़ाने के लिए मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट है कि अदर प्रोडक्ट के प्राइसेस सेम रहने चाहिए, क्यों, क्योंकि नॉर्मल होता है सेलर ये देखेगा कि मुझे प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाय बेचे कि नींबू पानी बेचे, तो फिर वो क्या कर देगा, नहीं तो अपने रिसोर्सेज वहाँ शिफ्ट कर देगा। दिस इन टर्न में लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो अब अगर मैंने चाय का ठेला है बट चाय पे मैंने रिसोर्सेज लगाना कम कर दिया, अब दूध में कम मंगाती हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, नींबू शरबत के इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मंगा रही हूँ, नींबू शरबत ज़्यादा बेच रही हूँ, तो वहाँ टी का सेल तो कम ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो सिंपल सा फंडा, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट इंसान वही मेहनत करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा है अजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, इसका मतलब हमारी जो चीज़ें हैं, अगर लॉ ऑफ सप्लाई काम करना चाहिए कि प्राइस ज़्यादा और सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा, तो इन चीज़ों को कांस्टेंट रखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिमेन्स अनचेंज, वेदर कंडीशन रिमेन अनचेंज, कांस्टेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिमेन अनचेंज, एंड द लास्ट प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन अनचेंज। होप सो आपको समझा। इट्स बेटर आप प्लीज फैक्टर्स वाला वीडियो देखिए, वो देखकर ही आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। होप सो आपको समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक यू।